वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के एमसीक्यूज़ को। इसके पहले दो पार्ट्स में 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर लेबर प्रोडक्टिविटी बाय कंपेयरिंग। किसकी तुलना करके हम लोग श्रम उत्पादकता का मापन नहीं कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम विद एक्चुअल टाइम, अगर हम लोग स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का कंपैरिजन करते हैं तो हम श्रम उत्पादकता का मापन कर सकते हैं। और कुल उत्पादन के साथ कुल व्यक्ति के घंटे, इन दोनों का कंपैरिजन करके हम लोग श्रम की उत्पादकता का मापन करते हैं। लेकिन टोटल आउटपुट एंड टोटल वेजेस का कंपैरिजन करके हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, चाहे वो कितना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 आपका, द लॉस दैट अराइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी ऐसी हानि हो रही है जो प्रोडक्ट का वो नेचर है, वो उसके प्रकृति है कि वो लॉस होगा ही होगा। तो ये कौन से तरीके का लॉस होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे आप मान लीजिए एक टीन ले रहे हैं, चाहे एक ये लोहे का प्लेट है, इससे तवा बना रहे हैं। तो तवा अगर बनाएंगे तो ये जो सामने ये जो छोटा छोटा बॉक्स का आपका वेस्टेज दिख रहा है वो तो नॉर्मल है ना। जब आप तवा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो निकलेगा ही निकलेगा। तो वो उत्पाद की प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाले जितने भी लॉसेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा कोई भी लॉस जो हमारी किसी गलती की वजह से, चाहे हम कुछ ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट एफिशिएंसी की वजह से वो लॉसेज होते हैं, तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाता है, एबनॉर्मल लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटाता है क्योंकि वो हानियों को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, द फॉर्मूला टू एस्टिमेट लेबर मिक्स वेरिएंसेस। लेबर मिक्स विचरण का अनुमान लगाने के लिए कौन सा सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम को माइनस कर दिया जाता है एक्चुअल टाइम को और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। फॉर्मूले आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि आप लेबर मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करिए। तो RST माइनस AT मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। उत्तरदायित्व लेखा प्रणाली में बजट को तैयार किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी काम किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बजट भी तैयार किया जाता है, उसके साथ साथ वास्तविक परिणामों को भी देखा जाता है, वास्तविक परिणाम का रिपोर्टिंग भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिजल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। उत्तरदायित्व लेखांकन का परिणाम अंतर विभागीय संघर्षों में होता है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मोर फोकस इज पेड ऑन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड जॉब। जिम्मेदारी उत्तरदायित्व केंद्र में उत्पादों, प्रक्रियाओं या नौकरियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नो फोकस इज पेड ऑन कॉस्ट कंट्रोल या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तैयार किए जाते हैं वो उसका मेन फोकस ये रहता है कि सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारी की सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर बांट देना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना कि आपका काम क्या है, आप किस तरीके से कार्य को करेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से उसको सॉल्व करने के लिए उत्तरदायित्व लेखांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, इन प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू रिप्रेजेंट अ मॉनेटरी मेजर ऑफ आउटपुट इमेनेटिंग फ्रॉम अ प्रॉफिट सेंटर इन गिवन पीरियड इररिस्पेक्टिव वेदर। लाभ केंद्र में राजस्व एक निश्चित अवधि में लाभ केंद्रों से निकालने वाले आउटपुट के मौद्रिक उपाय का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड और नॉट, द आउटपुट इज सोल्ड और नॉट, बोथ ए और बी। तो देखिए जब भी प्रॉफिट सेंटर की बात की जाती है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला है, आपने उसको एक्चुअल में कमा लिया है या नहीं कमाया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने जनरेट कितना किया है, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर में वो दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। रेवेन्यू आपने आउटपुट सोल्ड कर दिया है, वो रेवेन्यू आपको नहीं मिला है, वो भी इंक्लूड करेंगे। और दूसरी तरफ है कि आउटपुट आपने सोल्ड किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन तभी भी अगर कुछ जनरेट हुआ है प्रॉफिट आपका तो वो दोनों इंक्लूड किया जाता है, बोथ ए और बी।
नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर इज ऑल्सो नोन एज, अंशदान मार्जिन केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? व्यय केंद्र, लाभ केंद्र, विनियोग केंद्र या उपरोक्त सभी। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, वहीं पर अगर ओवरहेड की बात करता तो वो एक्सपेंसेस में आता, और कंपनी ने पैसा अपना कहाँ पे लगाया है वो विनियोग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदारी केंद्र है या उत्तरदायित्व केंद्र है? तो एक्सपेंस ये भी होता है, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑल ऑफ द एबव होता है इसका। ये सारे सेंटर, 4 सेंटर टोटल होते हैं, एक रेवेन्यू सेंटर भी होता है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 4 सेंटर्स होते हैं जिनके आधार पर डिवाइड किया जाता है अकाउंटिंग को। क्वेश्चन नंबर 69 है, डिटरमाइन टोटल एज वेल एज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन इफ सेल इज 40,000 एंड सेल्स यूनिट इज 4,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000। आपको निकालना क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे सेल्स कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 30,000। तो दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 10,000 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहाँ पर पूछा है कि पर यूनिट भी निकालिए आप, एक तो टोटल अमाउंट निकालिए कंट्रीब्यूशन का, पर यूनिट। तो ये 10,000 रुपये हम लोग कमाए हैं, लेकिन कितने यूनिट की सहायता से? तो वो है 4,000 यूनिट। ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ यूनिट सोल्ड इज 4,000, आपने विक्रय किया है 4,000 यूनिट का। तो अगर 10,000 रुपये आप टोटल कमाए हैं तो 4,000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन इफ सेल इज 1,50,000 एंड पीवी रेशियो इज 40%। अगर आपका सेल्स 1,50,000 है और पीवी रेशियो 40% है। पीवी रेशियो 40% होने का मतलब क्या है कि कुल विक्रय आपने जितना किया है उसमें से 40% आपका प्रॉफिट है, और हमको निकालना वही है कंट्रीब्यूशन का। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 40/100, और जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 चौका 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 60,000। सिंपल सा था, एसपी मल्टीप्लाइड बाई पीवी रेशियो। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है आपका, डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000 एंड प्रॉफिट इज 30,000। ये आंसर भी मुझे लगता है आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है आपका क्या? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया जाता है? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। और मैंने बोला था कि अगर इसी को रिवर्स करके हम लोग चलेंगे तो क्या आ जाएगा? तभी भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अगर हम लोग रिवर्स चलें तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर 40,000 ये है, 30,000 ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो 70,000। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन इफ फिक्स कॉस्ट इज 40,000 एंड लॉस इज 20,000। आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000 है, और लॉस कितने का है? 20,000 का है। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा? ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये 30,000 आंसर आपको भले दिख रहा होगा, लेकिन किस तरीके से है खुद से समझिएगा। यहाँ पे जैसे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही है। अब यहाँ पर क्या है? लॉस है, तो अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो लॉस को माइनस कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व करके 30,000 अपना निकाल लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट वेयर एज प्रॉफिट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट। योगदान में स्थिर लागत नहीं शामिल होता है, जबकि लाभ शामिल होता है स्थिर लागत में। गलत है। दूसरा है, कंट्रीब्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये भी गलत है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंतर्गत ही हम लोग अंशदान को निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन एवब ब्रेक इवन पॉइंट बिकम्स प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब पॉइंट समझ लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है। जैसे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो। मतलब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जितना अमाउंट बचा हुआ है वो सारा का सारा किसका रहता है? फिक्स कॉस्ट का रहता है। अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ है और फिक्स कॉस्ट आपका कम लगा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा?
प्रॉफिट मिलेगा। तो वो प्रॉफिट का एरिया क्या बन जाएगा, एबव द ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा ना, यही आपका रहता है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो अगर यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर हैं, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ यानी कि इसके ऊपर हम पहुँच गए, और जैसे ही इसके ऊपर पहुँचेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का एरिया हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन एबव ब्रेक इवन पॉइंट बिकम्स प्रॉफिट। सम विच्छेद बिंदु के ऊपर जो भी अंशदान होता है उसको हम लोग लाभ बोलते हैं। फॉर्मूले की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ये दोनों बराबर होता है, प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट एरिया। तो अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। वहीं पर कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा हो गया तो यानी कि कुछ एरिया प्रॉफिट का बचा, और जो प्रॉफिट का एरिया बचा वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर का पॉइंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाभ। नेक्स्ट है पीवी रेशियो इज ऑल्सो नॉन एज, लाभ मात्रा अनुपात को किस रूप में जाना जाता है, तो लाभ मात्रा को अनुपात को हम लोग कंट्रीब्यूशन रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो और मार्जिनल इनकम परसेंटेज सभी नाम से जानते हैं। ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है द पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम लोग किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट को आपको सुधारना है, सिंपल सी बात है कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करने को बोला है, यानी कि सीधा सीधा आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि हमको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हमारे पास विक्रय मूल्य होना चाहिए। बोला है कि इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत को बढ़ा दीजिए। तो अगर लागत को बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट तो हमारा कम होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला है कि जो विक्रय का आपका मिश्रण है उसको चेंज कर दीजिए, जो सेल्स मिक्स, आप जो कमोडिटी बेच रहे हैं उस मिश्रणों में बदलाव कर दीजिए। तो अगर हम लोग सेल्स मिक्स में कोई चेंजेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लेबर आइडल टाइम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम निष्क्रिय समय के बारे में सही नहीं है। इसको हम लोग कार्यहीन समय भी बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है, पूछा है कि कौन से उसके बारे में सही है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज नॉट कॉज्ड बाई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कच्चे माल उपलब्ध नहीं है तो एक लेबर खाली बैठेगा, तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से कार्यहीन समय आते हैं। मान लीजिए आपका लेबर काम कर रहा है, तब तक तो रॉ मटेरियल बीच में खत्म हो गया। अगर बीच में रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो वो खाली बैठेगा, और खाली बैठेगा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसको वेजेस नहीं देंगे, तो उसको सैलरी आप देंगे, लेकिन वो खाली बैठा हुआ है। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो उसकी वजह से लेबर आइडल टाइम आता है। दूसरा है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज मेजर्ड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्ली रेट, फॉर्मूला गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका सी, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज अनफेवरेबल और एडवर्स, श्रम कार्यहीन समय विचरण हमेशा प्रतिकूल या प्रतिकूल होता है। तो इसको ये होगा आपका सही, क्योंकि अगर कोई भी लेबर है, कोई भी कंपनी है, वो अगर लेबर को अपॉइंट कर रही है और उसको बैठा करके बस सैलरी दे रही है, लेबर आइडल टाइम होने का मतलब क्या है कि वो उसको हम लोग पैसे दे रहे हैं लेकिन वो उस समय पे काम नहीं कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, हमेशा अनफेवरेबल ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, द सब वेरिएंस ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंस नॉन एज मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज मेजर्ड एज, श्रम उपयोग विचरण के उप प्रसरण जिसे सामग्री विचरण मिश्रण विचरण के रूप में माना जाता है, उसको कैसे हम लोग माप सकते हैं। तो आपको अगर मिक्स वेरिएंस निकालना रहता है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, आपने स्टैंडर्ड के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकाला है, उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो आपका आ जाता है सामग्री विचरण, मिक्स विचरण। फॉर्मूला है, याद करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, वॉल्यूम वेरिएंस अराइजेज व्हेन, भौतिक भिन्नता तब उत्पन्न होती है, यानी कि आपके सेल्स में डिफरेंसेस कब आएंगे। देयर इज राइज इन ओवरहेड रेट पर आर, यदि प्रति घंटे ऊपरी व्यय की दर में वृद्धि हो तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके सेल्स पे।
देयर इज डिक्लाइन इन ओवरहेड, यहाँ पर भी ऊपरी व्यय के बारे में बात किया है तो इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर इज डिक्रीज और इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट कंपेयर टू बजटेड आउटपुट, ये होगा आपका आंसर सही। अगर आपके जो भी आपने बजट पहले बना लिया है कि उत्पादन आपका इतना होगा और वास्तविक से अगर उसकी तुलना की जाए तो उसमें कमी या वृद्धि आती है तो वॉल्यूम वेरिएंस आता है, उत्पादन से संबंधित वेरिएंस आपका आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, लागत नियंत्रण के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मानक कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त होता है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पहले एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि आपकी लागत इतनी आएगी, उसी के हिसाब से कंपनी अपने ऑपरेशंस करती है और वो कोशिश करती है कि उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए उस पॉइंट पर। तो सबसे बेस्ट होता है आपका एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं वो कितने समय के लिए बनाए जाते हैं? तो जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है, सबसे मूल प्रमाप जो होता है आपका, वो बहुत ही लंबे समय के लिए बनाया जाता है, एक अनिश्चित समय के लिए बनाया जाता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, जो छोटे मोटे काम के लिए हम लोग बनाते रहते हैं हर दूसरे चौथे दिन पे, चाहे हर दूसरे महीने पे, तो वो होता है। आइडल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है और एक्चुअल से जब आप उसकी तुलना करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस से जब उसकी तुलना करते हैं तो दोनों बराबर आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श प्रमाप। आदर्श प्रमाप को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपने सोचा कि 100 नंबर आपको लेके आने हैं, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया और आप 100 नंबर ले करके आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श प्रमाप। आपने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है जिसमें कोई भी भिन्नता आई ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, व्हेन एक्चुअल प्राइस इज हायर और लोअर देन द स्टैंडर्ड प्राइस, जब एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में डिफरेंसेस आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, बिक्री मूल्य विचरण। और मात्रा विचरण कब आएगा? जब हम लोग बिक्री में कोई परिवर्तन आते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, इफ द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द बजटेड आउटपुट, अगर आपने जितना सोचा था और जितना आपने वास्तविक रूप में प्राप्त किया है उन दोनों में कोई डिफरेंस आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फेवरेबल कहेंगे, अनफेवरेबल कहेंगे या क्या कहेंगे? तो ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। आउटपुट मतलब क्या है कि आपने सोचा था, आपने जितना बनाया है। बजटेड आउटपुट का मतलब क्या है कि आपने कितना सोचा था। तो यहाँ पे बोला कि एक्चुअल आउटपुट आपका ज़्यादा है, आपने सोचा था कि आपको 100 नंबर लेके आना है लेकिन आप 110 नंबर लेके आते हैं, तो वो क्या होगा? फेवरेबल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल। अगर यहीं पर कॉस्ट की बात होती, एक्चुअल कॉस्ट आपने सोचा था 100 रुपये का और आया है 120 रुपया, तो उस समय पे ये क्या होगा? अनफेवरेबल होगा, क्योंकि ये लागत की बात कर रहा है, यहाँ पर आउटपुट की बात हो रही है। तो वेरिएंस हमेशा जरूरी नहीं है कि नॉन फेवरेबल ही हो, अगर वो आपके प्रॉफिट से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड है और हमारा एक्चुअल ज़्यादा है, बजटेड कम है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। लेकिन अगर वहीं पर कॉस्ट है, लेबर से रिलेटेड कोई खर्चा है, ओवरहेड से रिलेटेड कोई खर्चा है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो वो नॉन फेवरेबल होता है, प्रतिकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, द फॉर्मूला ऑफ एस्टिमेटिंग ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड ओवरहेड से और ओवरहेड रेट से और माइनस कर दीजिए एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ऑप्शन नंबर ये होगा बी। नेक्स्ट है, आइडल आर नॉट डिडक्टेड इन, कार्यहीन समय को किस में से नहीं घटाया जाता है? तो एफिशिएंसी, हम लोग जब उसकी दक्षता के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर आइडल टाइम को घटाया जाता है, क्योंकि हमको ये देखना है कि वो कितने घंटे में कितना काम कर लिया है और जिस समय पे वो काम नहीं किया उस घंटे को माइनस कर दिया जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस में हम लोग रेट को देखते हैं, हम लोगों ने आइडल टाइम कितना उसको किया है, वो सारी चीज़ें उसको घटाई नहीं जाती हैं, क्योंकि आइडल टाइम आपको पता है कि जब भी किसी लेबर ने आइडल टाइम किया है तो उसके बदले में उसकी सैलरी नहीं कटती है। तो ये रेट वेरिएंस इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच वेरिएंस इज ऑल्सो नॉन एज गैंग कंपोजिशन वेरिएंस, किस विचरण को गैंग संरचना विचरण के रूप में भी जाना जाता है? तो जब भी मिक्स वेरिएंस निकाले जाते हैं तो उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज ऑल्सो नॉन एज,
श्रम दक्षता विचरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग टाइम वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाता है, तो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूला है, याद करने वाला है, समझाने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे आपने स्टैंडर्ड कितना सोचा था माइनस कर दीजिए एक्चुअल कितना दिया है और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने घंटे उसने काम किया है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, श्रम दर विचरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स, यूजेस, revised quantity variance are measured on dash basis, whereas material yield variance is measured on। सामग्री मूल्य, मिश्रण, उपयोग और संशोधित मात्रा भिन्नताओं को किसके आधार पर मापा जाता है, वहीं पर भौतिक उपज की भिन्नता को किसके आधार पर मापा जाता है। तो देखिए यील्ड मतलब होता है कि आपने क्या प्राप्त किया, तो जाहिर सी बात है अगर प्राप्त करने की बात हो रही है तो आउटपुट की बात होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये सेकंड पॉइंट है उसमें तो आपका आउटपुट होगा, पहले वाले में क्या होगा, इनपुट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्राइस कब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ लगा रहे होते हैं। मिक्स वेरिएंस कब देखेंगे, जब कुछ लगा रहे होंगे। यूजेस वेरिएंस कब देखेंगे, जब कुछ लगा रहे होंगे। क्वांटिटी वेरिएंस भी तभी देखेंगे जब हम लोग लगा रहे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। आपने कितना लगाया और आपको कितना मिला वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। तो पहले वाले बॉक्स में आपका इनपुट होगा, दूसरे वाले बॉक्स में आउटपुट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड आउटपुट डिटरमाइन। जब वास्तविक आउटपुट मानक आउटपुट से भिन्न होता है तो निर्धारित करें। तो हम लोग क्या निर्धारित करते हैं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वास्तविक उत्पादन के लिए मानक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, व्हेन प्रोसेस लॉस इज नॉट गिवन व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। जब प्रक्रिया हानि नहीं दी जाती है तो क्या गणना की जाती है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ए और बी दोनों। तो हम लोग जब भी नहीं दिया रहता है एक चीज़ पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए तो यूजेज वेरिएंस निकाला जाता है, सब यूजेज वेरिएंस। अगर दिया रहता तो फिर यील्ड आपके पास रहता, आउटपुट अगर दिया रहता है तो यील्ड वेरिएंस निकालते हैं, अगर नहीं दिया रहता है तो सब यूजेज वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज। सामग्री उप उपयोग विचरण को और किस रूप में जाना जाता है, मटेरियल रिवाइज्ड वेरिएंस, रिवाइज्ड क्वांटिटी वेरिएंस, ए और बी दोनों। तो रिवाइज्ड यूजेज और क्वांटिटी वेरिएंस दोनों हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल कैलकुलेटिंग मटेरियल यील्ड वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड लॉस और एक्चुअल मिक्स इज मोर देन एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स देन द वेरिएंस इज। भौतिक उपज विचरण की गणना करते समय यदि वास्तविक मिश्रण पर मानक हानि वास्तविक मिश्रण पर वास्तविक हानि से अधिक है तो उस समय पर वो क्या होगा, तो क्या होगा, वो फेवरेबल होगा। आपने जितना सोचा था, आपने सोचा था कि 10 रुपये का लॉस हो सकता है, लेकिन वो लॉस कितने का हुआ, 8 रुपये का हुआ, तो ये क्या होगा, आपका फेवरेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन चुके हैं, 1-2 सब्जेक्ट का नहीं बनने की वजह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया हुआ है, कोशिश होगी कि आज शाम तक वो अपलोड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।